प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर यूज किया जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। इसके अलावा हमारे पास और कई डिटेक्टर्स हैं जो कि गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज किए जा सकते हैं, जिनमें से एक है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर FID। अब इसमें हम इंस्ट्रूमेंटेशन सबसे पहले देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है फ्लेम, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फ्लेम के दोनों साइड्स पर एक साइड एनोड है, दूसरी साइड कैथोड है, जिसकी वजह से आयन्स जो है हमारे पास जो जनरेट होंगे इसमें, क्योंकि नाम में आयोनाइजेशन लिखा है, तो ये जो आयन्स जनरेट होंगे ये यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। इसके अलावा हमारे पास एक लूप है जिसके थ्रू करंट जाएगा। इस लूप में हमारे पास है एम्पलीफायर जो कि हमारे रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करेगा, हमारी रीडिंग्स को एम्पलीफाई करेगा। रिकॉर्डर जो कि हमारी रीडिंग्स को रिकॉर्ड करेगा, और इलेक्ट्रोमीटर का क्या पॉइंट है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का इनलेट है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का, जिसकी वजह से फ्लेम कॉन्स्टेंटली बनी रहेगी। और यहाँ पर हमारे पास है सैंपल और कैरियर गैस का इनलेट, जो कि फाइनली एग्जॉस्ट से बाहर जाएंगे। अब समझते हैं कि इसमें प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये पूरी चीज काम करती है एक साथ। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो कैरियर गैस है, ये कॉन्स्टेंटली हमारी कॉलम में से इंजेक्ट हो के हमारे डिटेक्टर में पास होता रहेगा। कैरियर गैसेस यूजुअली हमारे पास जो गैस क्रोमेटोग्राफी में होते हैं वो इनर्ट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। अब अगर ये गैस इनर्ट है, इसका मतलब ये है कि जब ये कैरियर गैस यहाँ फ्लेम के थ्रू पास होगा और ये एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जाएगा, तो इसमें कोई आयनाइजेशन देखने नहीं मिलेगा। ये अपने आप कैरियर गैस के फॉर्म में ही बाहर चला जाएगा और हमारे पास कोई भी टाइप का करंट जनरेशन या फिर डिटेक्शन कुछ भी देखने नहीं मिलेगा ये पूरे लूप में। तो कैरियर गैस कंप्लीटली इनर्ट चीज है, कैरियर गैस का कोई रोल नहीं है इसमें। इसके अलावा हमारे पास आता है जब सैंपल इंजेक्ट होगा या फिर सैंपल जब हमारे डिटेक्टर में एंटर होगा तब क्या होगा। सैंपल में हमारे पास एक बहुत पेक्यूलियर चीज मिलेगी हमें, क्योंकि सैंपल इस केस में जो होते हैं, यानी कि फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर यूजुअली ऑर्गेनिक सैंपल्स के लिए यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर के थ्रू इसे डिटेक्ट कर पाएंगे, इसे क्वांटिफाई कर पाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक सैंपल्स है ये एक बार कॉलम में या फिर डिटेक्टर में इंसर्ट हो गए, इसके बाद ये फ्लेम के थ्रू जाएंगे और ये फ्लेम की वजह से इन ऑर्गेनिक सैंपल्स में हमें आयनाइजेशन देखने मिलेगा, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ये आयोनाइजेशन जो होगा इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हमारे पास कटायंस आएंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, या फिर हमारे पास एनायंस आएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होंगे। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। दोनों केस में हमारे पास ये जो चार्जेस है, ये जो आयंस है, ये इस लूप में एंटर कर जाएंगे। एक बार ये लूप में एंटर कर गए, इसकी वजह से हमारे पास करंट जनरेट होगा। ये जो करंट है ये कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा यहाँ पर, और ये जो एम्पलीफायर, रिकॉर्डर और इलेक्ट्रोमीटर है उसके थ्रू ये करंट पास करेगा, और इसकी वजह से हमारे पास एक डिटेक्शन आएगा करंट का, जिसकी वजह से हम सैंपल को क्वांटिफाई कर पाएंगे बेस्ड ऑन कितना करंट एक्चुअली जनरेट हुआ, कितना करंट एक्चुअली ये लूप में से पास हो रहा है। अब ये तो हुआ बेसिक प्रिंसिपल इस पूरे डिटेक्टर का, कि सैंपल एक बार आएगा, उसका आयनाइजेशन होगा, कैथोड या एनोड की तरफ वो अट्रैक्ट होगा, इस लूप में करंट जनरेट होगा और वो डिटेक्ट होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर में भी हमने देखा था कि करंट की वजह से हमें इसमें सैंपल का पता चलता है, हम क्वांटिफाई कर सकते हैं सैंपल को। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हम बेसिकली इसमें फ्लेम की मदद से हमारा जो सैंपल है उसे आयनाइज कर रहे हैं, और ये फ्लेम जो है इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। फ्लेम हाई रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि बहुत कम हद तक ये जो फ्लेम है ये इस पूरे लूप से करंट को पास करने देगी, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस हाई कहलाया जाता है। अब सिंस इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसका मतलब ये है कि ये लूप में से जो करंट पास होगा वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में होगा या माइन्यूट फॉर्म में होगा, और ये जो माइन्यूट करंट है, बहुत कम क्वांटिटी में है, वो करंट को मेजर करने के लिए हमें एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। अपने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर में, उसमें हमने एमीटर यूज किया था, लेकिन उतनी सेंसिटिविटी यहाँ पर काम नहीं करेगी, हमें और भी ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए, जिसकी वजह से सबसे पहले तो हमारे पास है एम्पलीफायर, कि ये जो करंट है उसे एम्पलीफाई करेगा ये, यानी कि उसका जो रीडिंग है उसे एम्पलीफाई कर देगा, जिसकी वजह से हम आसानी से उसे डिटेक्ट कर पाए।
और इसके अलावा हमारे पास एक इलेक्ट्रोमीटर है, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है करंट को मेजर करने के लिए। तो कितना भी छोटा क्वांटिटी ऑफ करंट ये पूरे लूप में से पास होगा, इलेक्ट्रोमीटर उसे आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पर जो आता है, वो ये है कि ये एक हाईली सेंसिटिव मेथड है। हाईली सेंसिटिव यानी कि कितना भी छोटा क्वांटिटी में सैंपल प्रेजेंट हो हमारे पूरे सॉल्यूशन में जो कि इंजेक्ट किया गया था कॉलम में, ये सैंपल को आराम से डिटेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमीटर और ये एम्पलीफायर है। इसकी वजह से सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास आता है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है। दूसरा एडवांटेज हमारे पास ये है कि ये काफ़ी लीनियर रिस्पॉन्स देता है, यानी कि कितने भी रेंज में आप इसका कॉन्सेंट्रेशन रखो सैंपल का, हमें एक एडिक्वेट रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि हाईली एक्यूरेट होगा, जिससे कि हम ये कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि ये सैंपल इतनी क्वांटिटीज में प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में। तो ये तो हुआ दो एडवांटेज। इसके अलावा हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी है डेफिनेटली। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका कॉस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का इनलेट, कॉन्स्टेंटली हाइड्रोजन गैस पास करना। दूसरी चीज कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन गैस पास करना। इसके अलावा फ्लेम को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना, जो कि ये दो करेंगे अगेन। इसके अलावा हमारे पास एक हाईली सेंसिटिव डिवाइस है जो कि है इलेक्ट्रोमीटर, जो कि और भी एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। तो ये सभी चीजें जो है, इन सभी को कंपाउंड करके हमारा कॉस्ट बहुत हाई चला जाता है ये पूरी मेथड में। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक डिस्ट्रक्टिव मेथड है, यानी कि एक बार ये फ्लेम में चला गया हमारा सैंपल, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा दो आयंस में, या फिर एक या दो आयंस में रादर कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो सैंपल का ओरिजिनल फॉर्म था वो लूज कर देंगे हम, और जो कैरियर गैस है वो अपने आप पास हो जाता है एग्जॉस्ट के थ्रू विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, लेकिन सैंपल जो है हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये है इसका दूसरा डिसएडवांटेज। इसके अलावा और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है फ्लेम की वजह से, इसे अक्सर पायरोलिसिस भी कहा जाता है। पायरोलिसिस यानी कि फ्लेम की वजह से या हीट की वजह से होने वाला जो लाइसिस है, यानी कि ब्रेकडाउन है, उसे कहा जाता है पायरोलिसिस। तो ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। तो यही है बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर का, कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और कैसे सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि आयनाइज हो सकते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, सिर्फ वही फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट किए जा सकते हैं, क्वांटिफाई किए जा सकते हैं। तो यह है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। थैंक यू।